पिस्तौल छोटा है लेकिन धमाका खोपड़ी के टुकड़े उड़ा देगा जगावर। 3 दिसंबर 1982 को रिलीज हुई थी फिल्म विधाता। एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी इस फिल्म में दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरी, सारिका, मदन पुरी और अमरीश पुरी वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी विधाता 8 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर रही और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। शोमैन सुभाष घई न केवल एक बेहतरीन डायरेक्टर थे बल्कि एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर भी थे। उन्होंने किसी दूसरे राइटर की लिखी कहानी को कभी डायरेक्ट नहीं किया। बता दें 1981 में आई क्रोधी फिल्म में धर्मेंद्र के हाथों जलील होने के बाद सुभाष घई की अगली पेशकश थी फिल्म विधाता, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में टॉप डायरेक्टर्स की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया था। साथ ही इतनी मत भी दी कि उन्होंने मुक्ता आर्ट्स जैसी प्रोडक्शन कंपनी भी खड़ी कर ली, जिसके तहत अगले ही साल 1983 में जैकी श्रॉफ को लेकर उन्होंने हीरो जैसी कामयाब फिल्म भी बना दी। वाह, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। वैसे सबसे पहले बात करें विधाता फिल्म की घोषणा की तो फिल्म की घोषणा साल 1980 में हुई थी और तब इसमें दिलीप कुमार, शम्मी कपूर व अमिताभ बच्चन के साथ अमजद खान फाइनल हुए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से अमिताभ ये फिल्म कर नहीं पाए। ऐसे में प्रोड्यूसर गुलशन राय ने फिल्म की स्टार कास्ट में बदलाव कर दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन की जगह पर संजय दत्त को और अमजद खान की जगह पर संजीव कुमार को कास्ट कर लिया। वैसे दिलीप कुमार ऐसे थे जिन्होंने ये फिल्म सुभाष घई की पिछली फिल्मों में उनके बेहतरीन डायरेक्शन को देखते हुए साइन की थी और ये सब उन्होंने साइन करते टाइम ही घई से कहा भी था। ऐसे में दिलीप कुमार के मुंह से तारीफें सुनकर घई को इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला कि इसके बाद उन्होंने ऐसी फिल्में दी जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया और खूब ताबड़तोड़ कमाई की, जिनमें 1986 की कर्मा व सौदागर में तो दिलीप कुमार भी थे। हालांकि सुभाष घई ने दिलीप कुमार को लेकर एक और फिल्म होमलैंड की भी घोषणा की थी, लेकिन कुछ वजहों से वो डिब्बा बंद हो गई। संजय दत्त को विधाता फिल्म यूं ही नहीं मिली, बल्कि जब प्रोड्यूसर गुलशन राय को ये पता चला कि सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को लेकर उनकी डेब्यू फिल्म रॉकी बना रहे हैं, तो वे संजय दत्त को देखने के लिए बेताब हो गए और उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। जिसके बाद उन्होंने न केवल विधाता में संजय दत्त को साइन किया बल्कि अपने बेटे राजू राय की बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म युद्ध के लिए भी साइन कर लिया। जिसके बाद विधाता तो पूरी हुई और ब्लॉकबस्टर भी हुई, लेकिन इस बीच संजय दत्त नशे के आदी हो गए। ऐसे में गुलशन अपने बेटे की डेब्यू फिल्म के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संजय दत्त को निकाल कर जैकी श्रॉफ को ले लिया। वैसे नशे के चलते संजय दत्त को केवल इस फिल्म से नहीं बल्कि सुभाष घई की हीरो फिल्म से भी हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद ये फिल्म भी जैकी श्रॉफ को मिल गई और वे रातों रात बड़े स्टार बन गए। हालांकि जैकी श्रॉफ को सुभाष घई ने पहले विधाता में मदन पुरी के बेटे की भूमिका में भी साइन किया था, लेकिन घई जब जैकी से अच्छी तरह मिले तो उनके दिमाग में कुछ और चलने लगा। उन्होंने जैकी को ये कहते हुए हटा दिया कि वे उनमें एक हीरो देखते हैं, इसलिए सहायक भूमिका कर वे अपना करियर बर्बाद न करें। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जैकी को हीरो बनाने में सुभाष घई का ही बहुत बड़ा हाथ था। वैसे सुभाष घई को लेकर एक बात यह भी कि जहां जैकी श्रॉफ उनकी पसंद बने तो खुद सुभाष अनिल कपूर की पसंद बने हुए थे, क्योंकि अनिल कपूर को उनसे मिलने की आदत थी। वे हमेशा उनसे फिल्म की कास्टिंग करते टाइम उन्हें ध्यान में रखने को कहते थे। बस कुछ इसी वजह से विधाता के निर्माण के दौरान निर्माता गुलशन राय की अनिल कपूर से मुलाकात हो गई और गुलशन अनिल से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उनसे प्रॉमिस कर दिया कि वे आगे उन्हें अपनी किसी फिल्म में जरूर कास्ट करेंगे। बस कुछ इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे राजीव राय की डेब्यू फिल्म युद्ध से राज किरण को हटाकर अनिल कपूर को ले लिया, जो बाद में उनका सही फैसला भी साबित हुआ, क्योंकि अनिल कपूर अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर फिल्म के सभी सितारों पर भारी थे। पद्मिनी कोल्हापुरी शुरुआत में मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी, बल्कि शोमैन सुभाष घई रत्ती अग्निहोत्री को चाहते थे, इसलिए रत्ती से बात करने के लिए वे मद्रास भी गए थे, जहां स्क्रिप्ट सुनने के बाद तुरंत वे मान भी गई। लेकिन निर्माता गुलशन राय की रत्ती को लेकर एक अलग ही राय थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि रत्ती अनप्रोफेशनल अभिनेत्री है और सभी निर्माताओं को परेशान करती है। बस इसीलिए वे रत्ती को अपनी फिल्म में कतई नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में टीना मुनीम का तब संजय दत्त से अफेयर चल रहा था, इसलिए हर हाल में वे फिल्म करना चाहती थी। लेकिन सुभाष घई तो उनसे पहले ही परेशान थे, क्योंकि करज फिल्म के दौरान हुई कंट्रोवर्सी को देखते हुए वे टीना से नाराज थे। ऐसे में वे टीना को तो कतई साइन नहीं करना चाहते थे। बस इसीलिए उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन कर लिया, जो तब शोमैन राज कपूर की प्रेम रोग में भी काम कर रही थी। और इन्हीं 2 फिल्मों ने पद्मिनी को रातों रात बड़ी अभिनेत्री बना दिया, सारिका से भी बड़ी, जिनके साथ पद्मिनी ने 1978 की फिल्म हमारा संसार में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। लेकिन विधाता के टाइम सारिका का करियर कुछ डावाडोल चल रहा था,
इसीलिए उन्हें तब जैसी भी भूमिका मिलती वे करने को तैयार हो जाती थी। और विधाता फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही था। सारिका को सहायक भूमिका से ही संतोष करना पड़ा। वैसे विधाता फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर सुभाष घई सारिका पर भड़के हुए थे, क्योंकि सारिका शूटिंग के दौरान ऐसा जता रही थी जैसे वे फिल्म करके कोई एहसान कर रही हैं। विधाता फिल्म की शूटिंग के दौरान सुभाष घई संजय दत्त से सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक तो संजय दत्त नशे में चूर रहते थे और ऊपर से सभी के साथ मिसबिहेव भी करते थे। इसलिए स्क्रीनिंग के दौरान जब सुनील दत्त ने उनसे अगली फिल्म में भी संजय दत्त को लेने की बात कही तो घई ने संजय दत्त की सारी पोल खोल दी और कहा कि संजय दत्त अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन उनकी एक बुरी आदत है जिस वजह से वे डबिंग भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। ऐसे में अगली फिल्म में उन्हें लेने का रिस्क वे कतई नहीं ले सकते। खैर यहाँ तक तो बात केवल नशे तक की थी। इसके बाद हद तो तब हो गई जब गुलशन राय की एक पार्टी में संजय दत्त नशे में धुत होकर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब संजय दत्त पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने चाकू उठा लिया और सीधे पद्मिनी कोल्हापुरी के पास जा पहुंचे। ऐसे में संजय दत्त को हाथ में चाकू लिए सामने खड़ा देख पद्मिनी की हालत खराब हो गई और डर के मारे वे भागने लगी। लेकिन संजय दत्त को भी पता नहीं क्या सूझी, वे चाकू लेकर उनके पीछे पीछे भागने लगे। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से संजय दत्त को काबू किया। जिसके बाद अगले दिन ये बात जब सुनील दत्त को बताई गई तो वे इतने शर्मिंदा हुए कि संजय दत्त की तरफ से खुद माफी मांगने लगे। वैसे पद्मिनी से जुड़ी एक बात और ये भी है कि शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त उनके साथ बदतमीजियां करते रहते थे, जिस वजह से एक दिन तंग आकर सुभाष घई ने उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया था। इसलिए हो सकता है इसी का बदला लेने के लिए संजय दत्त चाकू लेकर पार्टी में पद्मिनी के पीछे दौड़े थे। खैर अब इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और संजय दत्त ने भी सीखा और इतना सीखा कि सुभाष घई जिन्होंने उनके साथ फिल्म बनाने से इनकार किया था, 90 के दशक में खलनायक जैसी फिल्म उन्हीं के साथ बनाने को मजबूर हो गए। खलनायक साल 1993 में रिलीज हुई थी और साल की दूसरे नंबर की कमाऊ फिल्म थी। दिलीप कुमार बेशक फिल्म की सेंटर भूमिका में थे, लेकिन शम्मी कपूर व संजीव कुमार जैसे सीनियर अभिनेताओं की भूमिका भी काफी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि 1968 की संघर्ष के बाद जहां संजीव कुमार के साथ दिलीप कुमार की ये दूसरी फिल्म थी तो शम्मी कपूर के साथ तो पहली थी। ऐसे में दिलीप कुमार सुभाष घई से खासतौर पर शम्मी कपूर की भूमिका को गहराई देने की बात करते रहते थे और इसी वजह से दिलीप कुमार व शम्मी कपूर से एक ऐसा किस्सा जुड़ा जो उस टाइम काफी फेमस हुआ था, क्योंकि दरअसल सुभाष घई ने हाथों की चंद लकीरों गाने को चलती ट्रेन में दिलीप कुमार और शम्मी कपूर पर फिल्माने का फैसला किया था। और चलती ट्रेन में उस टाइम असली इंजन में शूट करना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि ये काफी छोटा होता था। ऊपर से दोनों अभिनेताओं का वजन भी तब काफी ज्यादा था। ऐसे में इंजन में असली ड्राइवर, शूटिंग इक्विपमेंट और यूनिट मेंबर के होने से बिल्कुल भी जगह नहीं थी, जिस वजह से सभी काफी परेशान थे और सबसे परेशान तो शम्मी कपूर लग रहे थे। बस कुछ इसी वजह से सुभाष घई को लगने लगा कि शम्मी कहीं गुस्सा होकर सीन करने से मना न कर दें। लेकिन बावजूद इसके शम्मी कपूर ने न केवल गाने की शूटिंग पूरी की बल्कि बेहतरीन इंप्रेशन भी दिए। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सुभाष घई को दिलीप कुमार से माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि गोवा शेड्यूल के दौरान दिलीप कुमार के लिए एयरपोर्ट पर कार भेजने में घई से देर हो गई थी। ऐसे में दिलीप कुमार को टैक्सी पकड़नी पड़ गई थी। वैसे विधाता फिल्म की ज्यादातर शूटिंग आगरा में पूरी हुई थी, जहां कुछ सीन होटल शेरटन में भी फिल्माए गए थे जो ताजमहल के ही पास था। विधाता बतौर खलनायक अमरीश पुरी की कुछ शुरुआती फिल्मों में से एक थी। हम 5 व गहराई जैसी फिल्में देखकर ही घई ने उन्हें चांस दिया था, जिसके बाद वे घई के नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के भी फेमस खलनायक बन गए। वैसे फेमस तो अमरीश पुरी के भाई मदन पुरी भी थे, जो करज व करोदी को छोड़कर जब तक जिए घई की सभी फिल्मों में नजर आए। विधाता के साथ उसी दिन 2 और बड़े बैनर की फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें देवानंद की स्वामी दादा व बब्बर सुभाष की तकदीर का बादशाह जैसी फिल्में थी, लेकिन दोनों में कोई भी फिल्म विधाता के सामने टिक नहीं पाई। बता दे तकदीर का बादशाह जहां एवरेज रही वहीं पर स्वामी दादा फ्लॉप रही थी। 30वें फिल्म फेयर में विधाता फिल्म 4 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, जिसमें केवल शम्मी कपूर ही सहायक अभिनेता का अवार्ड जीतने में कामयाब रहे थे। ऐसे में अवार्ड जीतने के मामले में विधाता प्रेम रोग, शक्ति, बाजार, निकाह, नमकीन व नमक हलाल के बाद 7वें नंबर की अवार्ड विनिंग फिल्म रही थी। विधाता फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। की चंद लकीरों का सब खेल
विधाता फिल्म का गीत संगीत अच्छा था। उड़ी बाबा ओ साथिया व सात सहेलियां सबसे पसंदीदा गाने हैं, जिसमें सात सहेलियां तो ऐसा गाना भी था जो बिना खा गीतमाला की अन्य लिस्ट में 25वें नंबर का गाना रहा था। हालांकि इस गाने को अश्लील बोल के चलते विविध भारती ने बाद में बैन कर दिया था। सात सहेलियां खड़ी खड़ी परिया सुनाए खड़ी खड़ी। फाइनली विधाता सबसे पहले तो जानी जाती है अपनी बेहतरीन कास्टिंग को लेकर, जिसमें दिलीप कुमार, शम्मी कपूर व संजीव कुमार जैसे मंजे हुए सितारे थे, जिनके दम पर फिल्म को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। इसके अलावा फिल्म में सुभाष घई का बेहतरीन डायरेक्शन तो था ही, साथ ही कादर खान के डायलॉग भी दमदार थे। इसलिए ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे सिवाय एक शख्स संजय दत्त के सभी को फायदा मिला, क्योंकि उस दौरान वे रास्ता भटक गए थे। नफा नुकसान से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वे तो बस अपने हिसाब से ही जिंदगी जीने में मस्त थे। सो विधाता फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।